जो फ़कीरी मिजाज रखते हैं, ठोकरों में वो ताज रखते हैं। फ़िक्र होती नहीं उन्हें कल की, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। कैसे हो विद्यार्थियों? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में, जो आपके लक्ष्य पर चर्चाएं करता है। विद्यार्थियों, आप अपनी मंजिल की तलाश में सफ़र पर निकल पड़िए। भले ही मुश्किलों भरे हालात हों, लेकिन घर से निकल पड़िए। अभी आप लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना है, इसलिए कमर कस लीजिए। कुछ कर गुजरने के लिए कमर कस लीजिए, अपने आप को बदलने के लिए। कल फिर जंग का आगाज होगा। हार हो या जीत, जो कुछ भी होगा, अपने पास कुछ न कुछ तो जरूर होगा। इसलिए इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, बल्कि हौसले की ज़रूरत होती है। अपनी बाजुओं को मजबूत कीजिए। कल के बारे में मत सोचिए, अपने वर्तमान को ठीक कीजिए। परिंदों को मंजिल अवश्य मिलेगी, ये उनके फैले हुए पर आवाज़ दे रहे हैं। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफलता नहीं पाते हैं, बल्कि विजेता वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। तेरे हक में क्या बेहतर है, ये सिर्फ तेरा रब जानता है। तो जुड़िए फिर हमारे चैनल पर। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आगे की आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाएं मिलती रहेंगी। आपके बीच में आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के सभी महत्वपूर्ण कथन, स्थापनाएं और तथ्यों को एक साथ लेकर के उपस्थित हूँ। और ऐसे तथ्य होंगे विद्यार्थियों जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए, आप सभी लोग कक्षा को एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए, हम सभी लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। प्रेमचंद की इस उक्ति में संकेत है। किसके लिए संकेत किया गया है? कला के लिए प्रयोजन का इसमें संकेत मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है, जिसमें वो कहते हैं कि साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। फिर अगला है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वो विराट मध्य और निम्न वर्ग जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में ये कथन किसका है? कमलेश्वर जी का। फिर उसके बाद में अगला कथन है बच्चन सिंह जी के अनुसार। क्या कहते हैं? शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किए हैं। कौन किया है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने पहली बार शुक्ल जी की सीमाओं का उद्घाटन किया है। फिर अगला कथन है, पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। ये कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा जी का। क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है,
हिंदुई को हिंदुस्तान के रोमांस की भाषा किसने कहा है? गारसा दत्तासी जी ने। अगला है, शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान नहीं पाती। शेखर एक जीवनी उपन्यास के बारे में ये कथन किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी जी का। वाजपेयी जी क्या कहते हैं कि शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। फिर अगला है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन कहता है? बच्चन सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर अगला है क्वेश्चन, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तुलसीदास के रामचरितमानस के संदर्भ में। फिर अगला है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। ये बात कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। फिर अगला है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। ये है मैथिली शरण गुप्त जी के संबंध में कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या कहते हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। अगला है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं का सबसे प्रबल समर्थन किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य व्यंग भी है। ये कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है। ये कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु अव्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बड़ा ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। किसका है कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कहते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी बहुत साहित्यिक है। फिर है अगला, जो हो, मैंने कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। फिर अगला है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। ये बात कौन कहता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, काव्य संसार के प्रति भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय जी का। क्या कहते हैं
कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली हिंदी की पहली पुस्तक कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के संदर्भ में ये कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी कहते हैं कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी की पुस्तक है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ये बात कौन कहता है? बाबू श्याम सुंदर दास जी, कि यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। फिर अगला है, वो रचनाकार जिन्होंने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। ये कथन है नरेंद्र कोहली जी का। क्या कहते हैं कोहली जी? कि वो रचनाकार जिन्होंने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर है, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया जिसका नाम व लेखक है। तो उस पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण और लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरुजी। यानी हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, उसका नाम है हिंदी व्याकरण और लेखक हैं कामता प्रसाद गुरुजी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये बात कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ये बात कौन कहता है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के संदर्भ में। क्या कहते हैं शुक्ल जी? उन्होंने यानी जायसी ने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। तो यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। क्या कहते हैं बच्चन जी? उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी रंगमंच की स्थापना की है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। तिवारी जी क्या कहते हैं कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य,
हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कला की सहायता से हम लोक के विश्वव्यापी जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। ये कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन माने गए हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध है। ये कथन किसका है? अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी क्या कहते हैं? कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और कोई यानी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके बारे में है? सेनापति के बारे में। फिर है अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा कृति त्रिवेणी में किसको किसको स्थान प्राप्त है? जायसी को, सूरदास को और तुलसीदास जी को। फिर है आप सभी का अगला क्वेश्चन, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, रूपकों के बादशाह गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये बात कौन कहता है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन श्रद्धा भक्ति निबंध से है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था विचार बीथी के नाम से। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या कहते हैं द्विवेदी जी? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया है पद्म सिंह शर्मा जी ने। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? गारसादा ताशी जी का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी के निबंधकार जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। किसके? गोविंद नारायण मिश्र जी के ध्यान में निबंध लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। फिर अगला क्वेश्चन है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? चंडी प्रसाद सिंह जी ने। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्य विरोधी किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। क्या कहते हैं शर्मा जी? हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्र सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में कहाँ मिलता है? मैथिली शरण गुप्त जी की कविता में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी क्या बताते हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों ही धाराओं में चलता है। अगला क्वेश्चन है, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित है वह काव्य होती है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का।
वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित है वो काव्य होती है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपनी बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के संदर्भ में कहा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। ये कथन है दिनकर जी के द्वारा रचित निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू और फारसी के कवियों में किसने की है? पदम सिंह शर्मा जी ने। फिर है आप सभी का अगला क्वेश्चन, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? बिहारी जी ने। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी साहित्य इतिहास के सभी महत्वपूर्ण कथनों को एक साथ में देखा है। हमें उम्मीद है ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर मारिए। यही सब हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहते हैं। मिलेंगे आप सभी को हम पुनः से एक नए सेशन में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।